दोस्तों, पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है ये सारे ही रिश्तों से अहम रिश्ता होता है, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है इस रिश्ते को दो लोगों के भरोसे पे बनाया जाता है। यानी लड़की अगर होती है तो अपने पति के ऊपर भरोसा करती है, इसलिए वो अपने घर परिवार वालों को छोड़ के आ जाती है। वहीं एक लड़का अपनी पत्नी पे भरोसा करता है, इसलिए उसके सुपुर्द अपना पूरा घर परिवार कर देता है, अपनी सारी ज़मीन जायदाद कर देता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया गया है। और दोस्तों, केरल के अंदर एक जगह पड़ती है एर्नाकुलम, और दोस्तों इसी एर्नाकुलम में एक गांव पड़ता है बेल्लुकुन्नम गांव। और दोस्तों इसी बेल्लुकुन्नम गांव में यहीं पर जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है और फ़ोन करके बताया जाता है कि साहब, इस गांव के अंदर एक 85 साल की महिला की हत्या कर दी गई है और उसकी गला रेत कर हत्या की गई है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है और जो जगह बताई गई थी, जो एड्रेस बताया गया था, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। और दोस्तों, वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब पुलिस देखती है तो देखती क्या है कि एक 85 साल की महिला है जिसका गला रेत कर हत्या की गई है। और आस पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो लोग बताते हैं कि साहब, ये महिला पिछले कुछ समय से लगातार बीमार थी। अब पुलिस के सामने बड़ी असमंजस थी कि आखिर कौन इस बीमार महिला का कत्ल कर सकता है। इसलिए पुलिस अब वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं उनसे पूछती है कि इस महिला के साथ में कौन रहता था। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि साहब, इस महिला के साथ में इसका ही पति, जिसका नाम जोसेफ है, उसकी उम्र लगभग 86 साल के आसपास से वही रहता है, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों, जब ये बातें पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस तुरंत समझ जाती है कि हो सकता है कि जोसेफ ने ही कुछ किया हो, इसलिए पुलिस अब जोसेफ की तलाश करती है। और दोस्तों, जब जोसेफ की तलाश की जाती है तो आखिरकार जोसेफ जो था वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो जोसेफ पुलिस को बताता है कि साहब, मेरी जो पत्नी है ये पिछले कुछ समय से लगातार बीमार थी और मैं इसका लगातार इलाज कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो हालत है उसमें ज़रा भी इम्प्रूव दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि इसकी वजह से मेरी परेशानियाँ बढ़ रही हैं, इसलिए मैंने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक पति पत्नी के रिश्ते को इस व्यक्ति ने किस तरीके से शर्मसार कर दिया। एक महिला जो 85 साल तक इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में रहती है, लेकिन दोस्तों जब वो बीमार हो जाती है तो इस व्यक्ति का फर्ज था कि उसकी सेवा करे, उसका ध्यान रखे, लेकिन इसने गला काट कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, आजकल के ज़माने में रिश्तों की कुछ भी अहमियत नहीं रही। लोग रिश्तों को शर्मसार करते हैं, लोग रिश्तों को इस तरीके से कलंकित करते हैं। वाकई जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। और आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आप लोग को इतना ज़्यादा परेशान करेगी कि आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर आजकल के ज़माने में किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसके ऊपर ना किया जाए। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो इतने ज़्यादा पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली है कि आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान रह सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है कर्नाटक प्रदेश की। और दोस्तों, इसी कर्नाटक प्रदेश में एक जगह पड़ती है निरंजनगुड। और दोस्तों, इसी निरंजनगुड में एक महिला रहती है। इस महिला की उम्र काफ़ी है और इसके बच्चों की शादी भी हो चुकी है। और सुबह सुबह का वक्त होता है, लगभग 11 बजे के आसपास का। इसकी जो पोती होती है इस महिला के साथ में ही होती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इस लड़की का जो चाचा है वो इसकी पोती को इसके घर पर छोड़ के गया है। अब दोस्तों, जब ये महिला देखती है कि उसकी पोती आई है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद में उसके खाने पीने का इंतज़ाम करती है, उसे पानी वगैरह ला के देती है। लेकिन देखती क्या है कि थोड़ी ही देर के बाद में वो जो पोती थी ये रोते हुए दादी के पास में आती है। और रोते हुए दादी के पास में आने के बाद में ये अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अब जब दादी अपनी पोती को इस तरीके से रोता हुआ देखती है, इस तरीके से चीखता हुआ देखती है, तो ये पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, क्या बात है। तो वो जो पोती होती है बताती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब जब इस तरीके की बात ये दादी सुनती है, तुरंत उसकी माँ को फ़ोन करती है। माँ जो मैसूर में थी, वो भी आनंद फानंद में, जब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी के गुप्तांग में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह पता नहीं है, तो वो भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी उस जगह पर आती है। और उसके बाद में जो माँ थी वो जब अपनी बेटी के पास में आती है और अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा क्या हुआ, उस समय दादी भी वहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन उस समय बेटी जो कहानी सुनाती है, जो बात बताती है, दर्द के पीछे की जो कहानी सुनाती है,
यकीनन दोस्तों उसके बाद में जो माँ थी अपनी, जो उस लड़की की दादी थी यानी अपनी सास को भी लेती है और उस बच्ची को भी अपने साथ लेती है और पहुंच जाती है पुलिस थाने। और दोस्तों पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में ये महिला कहती है कि साहब एक व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ में ऐसे ऐसे किया है और उसको गिरफ्तार कर लीजिए। अब जब पुलिस इस तरीके की बातें सुनती है तो पुलिस कहती है कि कौन है, क्या मामला है, पूरा माजरा सिलसिलेवार तरीके से बताओ। इस बच्ची से भी पूछा जाता है। दोस्तों उसके बाद में ये जो बच्ची है ये बताती है कि साहब 24 अप्रैल सुबह 9 बजे के आसपास मेरे चाचा मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं हाउसिंग जो कॉलोनी है वहीं पर मैं कोचिंग पढ़ती हूँ हाउसिंग बोर्ड में, और मेरे चाचा मेरे पास आते हैं, कहते हैं तुम्हारे कोचिंग सेंटर में तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद में मुझे कोचिंग सेंटर ले जाने के बहाने वो घर से ले जाते हैं। और उसके बाद में जब हम कोचिंग सेंटर पहुँचते हैं तो बीच में एक ऐसी जगह पड़ती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुनसान होती है। वहीं पर जो मेरा चाचा होता है वो मेरे साथ में अश्लील हरकतें करने लगता है, मेरे साथ में बदतमीज़ी करने लगता है। मैं समझ जाती हूँ कि ये जो मुझे टच कर रहा है ये बैड टच है। मैं इसका विरोध भी करती हूँ। मैं अपने चाचा से कहती हूँ कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी भतीजी हूँ। लेकिन वो मानता नहीं है। वो मेरा शारीरिक शोषण करता है, मेरे साथ में रेप करता है, दुष्कर्म करता है। और लगातार जब मेरे साथ में दुष्कर्म करके उसका मन भर जाता है तो उसके बाद वो मुझसे कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये बच्ची जो थी ये डर जाती है, सहम जाती है कि चाचा ने उसको जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद में अपनी भतीजी को अपनी बाइक पर बिठाता है, उससे कहता है कि जब तुम्हें उसकी ज़रूरत हो तब तुम उसे बुला लेना, या मैं तुम्हें जब भी फ़ोन करूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे पास दौड़ी दौड़ी आ जाना, क्योंकि मुझे कभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी इसकी हैवानियत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि और बार भी अपनी भतीजी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था, उसका रेप करना चाह रहा था। अब दोस्तों उसके बाद में ये अपनी भतीजी को उसकी ही दादी के पास में यानी अपनी माँ के घर पे छोड़ता है और उससे कहता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अब दोस्तों उस समय तो ये भतीजी कुछ कहती नहीं है, घर के अंदर चली जाती है। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद में इसके पेट में ज़ोरों का दर्द उठने लगता है। अब जब इसके पेट में ज़ोरों का दर्द उठता है ये रोती हुई बिलखती हुई अपनी दादी के पास पहुँचती है और दादी के पास पहुँचने के बाद में कहती है कि दादी माँ मेरे गुप्तांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जब दादी इस तरीके से सुनती है तो वो पूछती है। जब वो सिलसिलेवार तरीके से पूछती है तो दादी को ये पूरी सारी बात बताती है कि किस किस तरीके से उसके ही चाचा ने उसके साथ में मुँह काला किया है, उसके साथ में रेप किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग दादी की लायकी देखिए, वो तुरंत अपने बेटे की साइड न लेते हुए सीधा इस लड़की की माँ को कॉल करती है। तो माँ को कॉल करने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है। माँ भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती है। उसके बाद में अपनी बच्ची से पूछती है, बच्ची जो थी वो सारी चीज़ों की पुष्टि कर देती है। उसके बाद में ये जो लड़की की माँ थी और लड़की की जो दादी थी तुरंत इसे लेके पुलिस थाने में पहुँचते हैं और पुलिस थाने में पहुँचने के बाद में ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस वालों के सामने ये माँ और ये जो बच्ची थी और इसकी जो दादी थी जब ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी सुनाते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान होते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि आखिर चाचा और भतीजी का जो रिश्ता होता है शायद ही इससे अच्छा कोई रिश्ता हो, क्योंकि एक चाचा अपनी भतीजी और भतीजों पर जान छिड़कता है। लेकिन ये एक ऐसा चाचा था जो अपनी ही भतीजी के ऊपर नियत बिगाड़ रहा था, उसको गंदी नज़र से देख रहा था। उसके बाद में दोस्तों पुलिस पूरा मामला दर्ज करती है और मामला दर्ज करने के बाद में ये जो चाचा था इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इसको पुलिस थाने लेके आया जाता है। और दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में जब पुलिस वाले इससे पूछताछ करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब दोस्तों पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद में अब इस मामले में और ज़्यादा फर्दर जानकारी जुटाई जा रही है और जिस तरीके का भी दोष इस चाचा का होगा उस तरीके से इसको सज़ा दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों ये थी पूरी कहानी और इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो दरिंदा चाचा था ये अपनी ही भतीजी के साथ में रेप कर रहा था, उसके साथ में गंदी हरकतें कर रहा था। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है सहीर का, लिखते हैं भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका सुनाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। श्रीवास्ती से हूँ समीर खान, तो समीर खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है यह है जयराज का, लिखते हैं खतरनाक स्टोरी, तो भाई शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं कहानी बहुत ही अच्छी लगी सर और सुनाने का जो अंदाज़ है ये बेहद ही अच्छा है, तो भाई अनुज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदनपाल जी प्रणाम बोलते हैं, भैया प्रणाम कैसे हैं। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शावेज मलिक जी नमस्कार, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसे ही नई नई कहानी लाते रही है, अच्छा प्रयास है, गुड जॉब मलिक जी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है दिल बहादुर सिंह का, लिखते हैं मिस्टर मलिक बहुत अच्छी कहानी सुना रहे हैं, मैं लंदन से आपकी कहानी सुनता हूं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इस्लाम शेख है, लिखते हैं शावेज भाई अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम कैसे हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शेना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। नारायण कुमार हैं
लिखते हैं हाय सर, तो भैया हाय, कैसे हैं। उसके बाद में अनिल सालुंखे जी हैं, लिखते हैं शाबाश जी, आपने जो बात कही उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो रेप करने वाले करीबी रिश्तेदार होता है, फिर भी लोग अंधे बैठे होते हैं, ये जानकर आंख बंद कर लेते हैं। और रेप में सरकारी एनालिसिस की बात करें तो 70% लोग पहचान वाले होते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने अनिल सालुंखे जी, आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी सुनकर बुरा लगा, कोई बेटी से शादी कैसे कर सकता है। शादाब बेग सऊदी से, तो शादाब बेग जी आप सऊदी से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। राज रावत है, लिखते हैं बाप नहीं था ये शैतान था, भाई आपका शुक्रिया। हिराना मगर है, लिखते हैं कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो हिराना मगर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी है, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना बहुत बुरा लगा, क्योंकि बाप नहीं था बल्कि वो मानव नहीं था बल्कि वो दानव था, कुकर्मी था। 2 बीवी से भी पेट नहीं भरा और बेटी से शादी कर लिया। कोई बेटी से शादी करता है क्या सर जी, बोलो कितना गलत है। भाई बहुत ज़्यादा गलत है, कल के दिन मैंने इस कहानी को सुनाया था। और दोस्तों आज की कहानी आप लोगों ने सुनी, और आज की कहानी में एक चाचा ने कैसे अपनी भतीजी के साथ में दरिंदगी कर ली, कैसे उसके साथ में मुंह काला कर लिया। क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।